तुम लोगों को नंद दुलारे वाजपेयी के समीक्षात्मक दृष्टिकोण के संबंध में पढ़ा रही थी। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद युग के एक महत्वपूर्ण समीक्षक हैं, जिन्होंने स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के आधार पर अपनी समीक्षा का सूत्रपात किया था और उनके बारे में मैंने और भी बहुत कुछ बताया था। उनके समीक्षात्मक दृष्टिकोण के बारे में, उनकी बहुत सारी समीक्षात्मक कृतियां हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातों के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। इस क्लास में मैं आप लोग को उनके और कुछ मूलभूत तत्वों के बारे में कुछ और अधिक आप लोग को बता रही हूँ। मुख्यतः समीक्षात्मक दृष्टिकोण के संबंध में मैंने बताया था कि वाजपेयी जी हमारे यहाँ जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है, समाजवादी समीक्षा है, कला विज्ञानवादी समीक्षा है और रिचर्ड्स द्वारा प्रतिपादित नीतिवादी और उपयोगितावादी समीक्षा है, इसका विरोध करते हैं और भारतीय और पाश्चात्य समीक्षात्मक सिद्धांतों का समन्वय करते हुए अपने समीक्षा सिद्धांत को सामने रखते हैं। हम ये भी बताए थे कि सूरदास की जो समीक्षा लिखे हैं वो लिखते हैं कि सूरदास की समीक्षा मूलतः अपने रूप सौंदर्य, भाव सौंदर्य दोनों को मिला करके केवल और केवल घटनाक्रम का आभास नहीं देते हैं, अपितु परिपूर्णता की झलक दिखाते हैं। गोचारण और गोवर्धन धारण के जो दृश्य हैं वो कथात्मक है, लेकिन उनको भी सूरदास जी भाव गीतों में परिणत कर दिए हैं। तो इस तरह से नंद दुलारे वाजपेयी व्यवहारिक समीक्षा में सौंदर्य बोध पर अधिक बल दे रहे हैं। इसके बाद हम बताए थे कि प्रसाद जी का रूप सौंदर्य और प्रसाद जी ने भी रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य को प्रमुख स्थान दिया था। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम ये सारी बातों की चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। हम इस क्लास में ये बताना चाह रहे हैं कि वाजपेयी जी के विषय में ये जो कहा गया है कि बार बार बदलते रहते हैं, इनका एक दृष्टिकोण नहीं रहता है, लेकिन यह गलत है। इसके बाद इन्होंने सत्य और शिव को ही सत्य और सुंदर माना है। वाजपेयी जी की समीक्षात्मक शैली आखिर क्या है? इनका दृष्टिकोण तो मैंने बता दिया कि ये सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है इनका। अब इनकी शैली कैसी है, थोड़ा इस पे विचार किया जाए कि नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षात्मक शैली क्या है। सूर्य की आलोचना करें या फिर ये छायावाद की आलोचना करें या फिर साकेत की आलोचना करें, इन सभी आलोचनात्मक बातों में इनका स्वतंत्र व्यक्तित्व कायम रहता है और वो पूर्णतया अपना नया दृष्टिकोण, एक नया अंतर दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी एक तरह से व्यंग्यात्मक शैली में भी अपनी बात कहते हैं। प्रसाद जी के कुछ आलोचक जो कामायनी की आलोचना करते हैं, उन पर भी व्यंग करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी और कहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के गंभीरतावादी महानुभाव जो सनातन शास्त्रीय पद्धति पर साहित्य के सिद्धांतों का संग्रह करने में महाराजा दक्ष की लक्षणा का लक्ष्य भेद कर चुके हैं, परंतु जिनका सामयिक साहित्य की परीक्षा करने का व्यवहारिक ज्ञान कछुए के मुंह के समान सदैव काया प्रवेश ही किए रहता है, उक्त अंतर्दृष्टि मीन्स कि उन्होंने कहते हैं कि जिस कामायनीकार जिस बृहत्तर व्यक्तित्व के स्वामी थे और जितना ज्ञान उन्हें था, आजकल विश्वविद्यालय के तथाकथित पढ़े लिखे
महानुभावों के अंदर उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वह कामायनी की आलोचना करने का साहस करते हैं, उनका परोक्ष रूप से नहीं कहना है। तो नंद दुलारी वाजपेयी व्यंग्यात्मक रूप में भी आधुनिक साहित्यकारों पर कटाक्ष करते हैं। निराला की मूलभूत विशेषता वो मानववादी भूमि को मानते हैं, और पंत की जो विशेषता मानते हैं वह उनकी नवोन्मेषालिनी प्रतिभा। नवोन्मेषालिनी प्रतिभा का अर्थ होता है कि जो पल पल में नवीन सृजन कर दे। एक पल बीते नहीं कि उसका अगला लाइन भी एक नए तरह के सृजन से आविष्कृत होता है। इसे कहते हैं नवोन्मेषालिनी प्रतिभा। और पंत जी में इसकी बहुत ज्यादा प्रचुरता थी। इसके साथ साथ वो कल्पना शक्ति से के भी असीम स्वामी थे। महादेवी वर्मा की भी ये समीक्षा करते हैं। बहुत सारे आलोचक समस्त छायावादी कवियों की समीक्षा करते हुए नंद दुलारे वाजपेयी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और वह कहते हैं कि जहां सौंदर्य है वहीं पर उनके मर्म का भावक बन करके कविता सामने प्रकट होती है। द्विवेदी जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी द्विवेदी युग के कवियों से लेकर के नई कविता के रचयिताओं और नए उपन्यासकारों और नाटककारों तक की समीक्षा की है। सन 1900 से लेकर 1967 तक के साहित्य की उन्होंने संपूर्ण समीक्षा की है। एक बृहत्तर बोध है उनको समीक्षा का, गांभीर्य है उनके समीक्षा में। द्विवेदी नंद दुलारे वाजपेयी जी जो द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता और थोपी हुई नैतिकता है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने इसे एक बंधन माना है, और चूंकि मैथिली शैलगुप्त इस थोपी हुई नैतिकता को अपने साहित्य में स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी उनका समर्थन नहीं करते हैं। प्रिय प्रवास में भी उन्हें मात्र भाषा संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। प्रेमचंद का उपदेशक रूप भी उन्हें पसंद नहीं आता है। आचार्य शुक्ल का केवल और केवल नैतिकता के अभेद कवच से मंडित लोक मंगल का तत्व भी उन्हें पसंद नहीं आता है। छायावाद वस्तुतः उनके काव्य आदर्शों का प्रतिनिधित्व कर सका है, इसलिए वह छायावाद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन यह एक आलोचक का बंधा हुआ दृष्टिकोण है। हम ये नहीं कह सकते कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जो कह दिया वही सही है, द्विवेदी युग में कोई विशेषता नहीं है, ये ऐसा हम नहीं मान सकते। चूंकि भारतेंदु युग के बाद अभी अचानक हिंदी की खड़ी बोली का इतना उत्कृष्ट विकास नहीं हुआ था। उस दौरान मैथिली शैलगुप्त जैसे कवि का आना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक का भारत के पटल पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जिनके प्रयत्नों से हिंदी साहित्य ऊंचाई पर पहुंचा। हम यह नहीं कह सकते कि द्विवेदी युग में यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी इतनी कठोरता नहीं अपनाते तो शायद आज खड़ी बोली का स्वरूप वैसा नहीं होता। इसलिए द्विवेदी युगीन नैतिकता को, थोपी हुई नैतिकता को नकारना उचित नहीं है। यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का एक अपना व्यक्तिगत समीक्षात्मक दृष्टिकोण है, इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे। हम उनके चूंकि समीक्षात्मक व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यह कहते हैं कि उन्होंने छायावाद को ही फोकसित करके, छायावाद को ही केंद्र बना करके अपने समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। वस्तुतः नंद दुलारे वाजपेयी भारतीय जीवन दृष्टिकोण को अक्षुण्ण रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छायावाद को सर्वश्रेष्ठ माना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जीवन दृष्टिकोण तो हम मानते हैं कि सही है,
लेकिन भारत के दृष्टिकोण के अलावा और कोई दृष्टिकोण सही नहीं है, यह भी हम नहीं मान सकते। भारतीय जीवन शैली, भारतीय दृष्टिकोण के अलावा पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है, उसकी भी जीवन शैली कहीं ना कहीं सही हो सकती है, हम उसे पूर्णतया नकार नहीं सकते। हम केवल और केवल भारत के हैं, इसलिए अपने देश का पक्षपात करके अपने ही देश के जीवन दृष्टिकोण को सही बताएं, यह भी पूर्णतया उचित नहीं है। यदि हम निष्पक्ष रहें, यदि हम एक विश्व मानव की तरह से विचार करें, तो हमें पाश्चात्य देशों में भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं नजर आएंगी। हर जगह खामी और लाभ दोनों होता है। तो भारत के दृष्टिकोण में यदि कहीं लाभ है तो इसके दृष्टिकोण में भी खामी है, पाश्चात्य दृष्टिकोण में यदि कहीं खामी है तो उसके कहीं ना कहीं वहां लाभ भी छुपा हुआ है। इसलिए एकांगी होकर के हमें किसी भी देश के दृष्टिकोण पर, किसी भी वाद के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करना चाहिए, उसके संपूर्ण पक्षों को लेकर विचार करना चाहिए। इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी जी को यदि हम भारतीय जीवन दृष्टिकोण का हिमायती मानते हैं, तो इनका अपना दृष्टिकोण है, एक आलोचक का अपना दृष्टिकोण है। यदि हम इस दृष्टिकोण को उठाएंगे, केवल और केवल भारतीय दृष्टिकोण को यदि हम स्थापित करने लगेंगे, तो साहित्य में तो बहुत कुछ विदेशों से भी आया है, पूरी निबंध की परंपरा विदेशों की रही है। भारत में तो केवल और केवल कविता, नाटक या अधिक से अधिक आलोचना तक की परंपरा रही है। निबंध तो पाश्चात्य दृष्टिकोण का ही देन है, हम कैसे नकार सकते हैं इन्हें। संपूर्णतया हम किसी भी क्षेत्र के विशेषताओं को नकार नहीं सकते। अपने जीवन दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, लेकिन दूसरे के भी दृष्टिकोण को जरूर महत्व देना चाहिए। यदि उसमें लाभ छिपा हो, तो यदि उसमें गलतियां हो, यदि उसमें खामियां हो, यदि वह गलत दृष्टिकोण में ले जाए, गलत दिशा में ले जाए, तो उसे नकार देना चाहिए। लेकिन यदि वह लाभदायक हो और जीवन के लिए समरसता उत्पन्न करने वाला हो, तो बाहर के दृष्टिकोण को भी ग्रहण करना चाहिए। यदि हम केवल और केवल भारतीय दृष्टिकोण को लें, तो हमें पूरा का पूरा नई कविता का आंदोलन नकार देना पड़ेगा। प्रगतिवाद तो मार्क्सवाद की देन है, उसे तो नकार देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें दोनों पक्षों को लेकर के चलना होगा, और तभी हम एक विराट और वास्तविक संसार की रचना कर पाएंगे। हम नंद दुलारे वाजपेयी जी के समीक्षात्मक दृष्टिकोण को वो जो भारतीय है, वो भारतीय दृष्टिकोण का हिमायती है, उसे हम एकांगी मानते हैं, लेकिन वो भी अपना एक उनका आलोचना का दृष्टिकोण है, इसलिए नकारते नहीं। एक आलोचक का अपना पक्ष है, आलोचक की अपनी दृष्टि है, उस पे हमें गहराई से उसका अध्ययन करना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वह आलोचक किसी रचना की कितनी गहराई तक गया है। इसके बाद यदि हम ये बार बार कहते हैं कि आचार्य शुक्ल केवल और केवल लोक मंगल पक्ष के हिमायती थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितना भी उनके संबंध में, उनके खिलाफ में विरोध हो, उनके समीक्षा के संबंध में कितना भी विरोध प्रदर्शन हो, इसके बावजूद भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण समीक्षक व्यक्तित्व के रूप में सबको मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मुंह मोड़ करके हिंदी आलोचना आगे नहीं बढ़ सकती। आज भी इनकी लाख आलोचना होने के बावजूद भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक मील का पत्थर के रूप में हिंदी साहित्य में विद्यमान है। तो यह एक आलोचक का दृष्टिकोण होता है, और आलोचक यदि अपने अपने ढंग से आलोचना करता है, कोई नया बोध देता है, कोई नया संस्कार देता है, कोई नया संकेत देता है, तो उसे हम गलत नहीं कर सकते, उसे हमें स्वीकार्य करना चाहिए, क्योंकि साहित्य इसी सब से मिलकर बनता है। विभिन्न मनों के, विभिन्न मनोदशाओं का योग, विभिन्न भाव भूमियों का योग, विभिन्न आलोचकों की आलोचना दृष्टियों का योग, इन सब से मिलकर के साहित्य का निर्माण होता है।
तो हम जो साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसे एकांगी नहीं कर सकते। प्रेमचंद को पढ़ ही लगता है कि प्रेमचंद केवल उपदेशक जैसे हमें उपदेश देते हैं, लेकिन इसमें प्रेमचंद की कहीं कोई गलती नहीं है। प्रेमचंद जिस युग में उत्पन्न हुए थे उस युग को भी देखना पड़ेगा हमें। प्रेमचंद के ऊपर जितना दबाव था, अंग्रेजों का समय था, अंग्रेज खुल करके लिखने की स्वतंत्रता नहीं दे पाते थे, तो प्रेमचंद ने एक उपदेशक का रूप अख्तियार कर लिया। यदि वह एक विध्वंसक लेखक के रूप में सामने आते, पूर्णतः अपने लेखनी को छूट करके लिखते, तो शायद अंग्रेजी सरकार उनकी लेखनी को स्वीकार नहीं करती और उनके पुस्तकों को जला दिया जाता। तो प्रेमचंद का उपदेशक स्वरूप जो है वह केवल और केवल उनका अपना नहीं है, उनके संपूर्ण परिवेश की देन है। गुलाम भारत में कलम इतनी स्वतंत्र नहीं थी जितनी आजाद भारत में है। तो गुलाम भारत में अब कलम को उठा लेना ही और उठा करके उतना अपने विचारों को लिख देना ही और समाज के उतनी विषमताओं को दर्शा देना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शायद अंग्रेजी सरकार यदि स्वच्छंद कलम हो तो उस कलम पर भी और उस कलम के लिखने वाले पर भी अंकुश लगा देती थी। तो हम किसी भी हाल में प्रेमचंद के महत्व को एकांग या उपदेशक कहकर नकार नहीं सकते हैं। हमें युगीन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये सब बातें हैं एक साहित्यकार की, एक आलोचक की, कहां पर उसकी सीमाएं हो जाती हैं। केवल उसकी सीमाएं व्यक्तिगत नहीं होती, एक साहित्यकार की सीमाएं युगीन परिस्थितियों की भी देन होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा, जो भी उन्होंने नारी के संबंध में लिखा, वो उनके युग की देन थी। वो मध्यकाल चल रहा था, उस समय स्त्रियां वास्तव में इतनी दबी कुचली थी। वो उनका अपना दृष्टिकोण नहीं, युग का दृष्टिकोण था। प्रेमचंद का उपदेशक होना उनका अपना दृष्टिकोण नहीं, युग का दृष्टिकोण है। तो बहुत सारी बातों को, क्योंकि कोई भी साहित्यकार या आलोचक अपने युग और अपने परिवेश से अलग हट करके नहीं हो सकता। आज एक 21वीं सदी का एक लेखक, बैठा हुआ लेखक, जो विज्ञान जगत में जी रहा है, जो पूर्णतः आजाद भारत में जी रहा है, उसकी लेखनी जितना पूर्णतः स्वतंत्र है, वह जितना अपने आप को प्रकट करने में स्वतंत्र है, समर्थ है, उतना शायद उस समय के साहित्यकार नहीं होते थे। आज हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर कोई स्वतंत्रता का अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए हमारे कलम पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। हम लिख सकते हैं, आज किसी भी वर्तमान परिस्थिति के खिलाफ निरंकुश होकर लिख सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इसलिए आज के लेखक का जो व्यक्तित्व है वह कुछ और रहेगा। इसके बावजूद भी, इतना स्वतंत्र होने के बावजूद भी, हम यह नहीं देखते हैं कि प्रेमचंद जैसा कोई महान साहित्यकार आज के युग में है, इस 21वीं सदी में, जबकि कलम स्वतंत्र हो चुकी है। इस कलम स्वतंत्र होने वाले युग में भी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार का मिलना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उतना बंधा हुआ होने के बावजूद भी उस समय के साहित्यकारों ने अपने मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया। आज के साहित्यकार पूर्णतः नहीं कर सकते, आज के साहित्यकार समझौता कर लेते हैं, वो राजनीतिक परिस्थितियों से दब जाते हैं, उनकी लेखनी दब जाती है, तो हम पूर्णतः इस पर अंकुश नहीं लगा सकते। एक आलोचक का अपना सीमित दृष्टिकोण होता है, वह किस तरह से रचना को देख रहा है, वो उसका अपना दृष्टिकोण है। बहुत आलोचक हुए, लेकिन सबने अपने अपने ढंग से साहित्य को देखा। यदि एक कमायनी को ही 10 छात्रों के बीच में पढ़ने के लिए कह दिया जाए, तो 10 छात्र पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उनका विश्लेषण करने के लिए कह दिया जाए, तो 10 छात्र अलग अलग विश्लेषण करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपना दृष्टिकोण हावी रहेगा। यदि जयशंकर प्रसाद जी को कमायनी लिखने के बाद यदि कह देते कि आप इसकी समीक्षा करके जाइए, तो शायद वो हमें मान्य होती कि चलिए, जो जिस राइटर ने कमायनी लिखा उसी ने इसकी समीक्षा भी कर दी।
लेकिन 1936 में कमाइन लिखने के बाद ही प्रसाद जी का डेथ हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए उसके बाद कुछ कर नहीं पाए वो। यह उनकी अंतिम रचना थी और सर्वोत्कृष्ट रचना थी। तो लेकिन इसके बाद हम यह नहीं कह सकते कि किसी समीक्षक का दृष्टिकोण एकांगी होता है। अपने अपने ढंग से रचना को देखना और उसकी आलोचना करना एक आलोचक का गंभीर दायित्व है, और वह उस दायित्व को बखूबी निभाता भी है। नंद दुलारे बाजपेयी जी ने अपने दृष्टिकोण से देखा, किसी रचना को पकड़ा, उसकी समीक्षा की, यह उनकी महानता है। उन्होंने इस ढंग से आलोचना को, साहित्य को देखा। लेकिन साहित्य को विराट परिप्रेक्ष्य पर ही देखा जा सकता है। टॉलस्टॉय जमींदार थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी रचनाओं में मजदूरों का वर्णन किया है, यह उनके व्यक्तिगत भावभूमि पर भी प्रकाश डालता है। वह जमींदार थे, लेकिन उनको मजदूरों से सहानुभूति थी और वो उनके दुख दर्द को समझते थे, इसलिए उन्होंने जो अपनी रचनाओं में लिखा वो उनके व्यक्तिगत मन की ही पृष्ठभूमि है। टॉलस्टॉय विदेश के थे, इसलिए हम उनकी चर्चा करें एक उदाहरण देने के लिए कि साहित्यकार किस तरह से व्यक्तिगत रूप से भी और अपने युगीन परिस्थितियों से भी अपनी रचना को लेकर के प्रभावित होता है। कबीर का समय उनका अपना युग था। सारे साहित्यकार कबीर नहीं बन सकते। जिस तरह से कबीर आज भी प्रासंगिक क्यों माने जाते हैं, इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने उस जड़वत मध्यकाल में रहकर भी किसी सत्ता का अंकुश नहीं माना, इसलिए उनकी कलम जो लिख गई वह पूर्णतया एक निडर हृदय के व्यक्तित्व से निकला हुआ कलम था, जिसने कि किसी भी सत्ता का अंकुश नहीं माना, भले उनको सिकंदर लोदी ने चमड़े में सिलवा करके नदी में बहा दिया हो, लेकिन उन्होंने किसी के अपने ऊपर किसी का अंकुश नहीं माना, इसलिए कबीर आज भी प्रासंगिक है। तो उस तरह का साहित्यकार होना जो कि अपने युग के भाव बोध से ऊपर उठ करके बातें कर सके, उसके लिए बहुत बड़े साहस की जरूरत होती है। सारे साहित्यकार कबीर नहीं बन सकते। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। कबीरदास तो अपना घर फूक फाक के लुकाठी हाथ में लेके सड़क पे के बीच खड़े हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया। अब इससे बड़ी निडरता क्या होगी? इतना निडर जो साहित्यकार होगा, उसी की कलम से ऐसी धार निकलेगी जो कि कबीर के कलम से निकली थी। वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, अनपढ़ थे, इसके बावजूद भी उनके कलम में ऐसी आग थी, उनके वाणी में ऐसी आग थी, क्योंकि उन्होंने किसी सत्ता का अंकुश अपने ऊपर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बस अपने युग को देखा, उसको गहराई से देखा और उसके ऊपर कटाक्ष किया, उसके ऊपर बोला और जैसा देखा वैसा महसूस किया वैसा बोल दिया, एकदम खरी खरी। तो यह होता है एक साहित्यकार का भाव बोध। सारे साहित्यकार कालजयी नहीं हो सकते। कालजयी वही हो सकते हैं जो कि अपने युग को बेबाकी से अभिव्यक्त कर सके बिना डरे, निरंकुश। तो यह एक आलोचक को यह कह देना कि केवल प्रेमचंद उपदेशक थे या फिर कोई और इस तरह से था, यह उनका एकांगी पक्ष होगा, क्योंकि कोई भी साहित्यकार अपने युग से अप्रभावित नहीं रह सकता, इसलिए उसकी रचना को हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से आंकना होगा। हम इस तरह से नंद दुलारे बाजपेयी जी को उनकी समीक्षा दृष्टिकोण को बता दिया आप लोग को। अब नंद दुलारे बाजपेयी जी के संबंध में कुछ और बताना शेष नहीं है। यही उनकी समीक्षात्मक दृष्टिकोण थी, यही इनका भावभूमि था। वो मूलतः एक स्वतंत्रतावादी आलोचक थे, भारतीय दृष्टिकोण को ग्रहण करते थे, छायावाद युग को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उन्होंने सौंदर्यवाद और स्वच्छंदतावाद को लेकर के अपने समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास किया था। यह नंद दुलारे बाजपेयी जी की समीक्षा पद्धति थी। अब आज मैंने आप लोग को तीनों आलोचक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे बाजपेयी, यह तीनों आप लोग को पढ़ा चुके। आप लोग को कोई भी संशय हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग अवश्य करें। हेलो हेलो आरती।